तो स्टार्ट करें हम लोग। वो किताब स्टार्ट करते, रुकिए, शेयर स्क्रीन। जिनेश जी नहीं आए ना। चलिए, तो ये जीएसटी सीरीज 3 है, ये चैप्टर 2 हम लोग कर रहे थे आपके साथ, जहां पर इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस अंडर सेक्शन 67। मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस है अंडर सेक्शन 67, मैंने क्या बताया था? सेक्शन 67 के कितने पार्ट है? बताइए, सेक्शन 67 के कितने पार्ट थे? एक दो तीन सर। तीन तीन से 1 और 2। यहाँ पर और 1 में क्या है? इंस्पेक्शन। यहाँ सर्च एंड सर्च सीजर सीजर। लेकिन आईएनएस 01 में कितने पार्ट थे? ए, बी और सी। सी ए था 67(1) का, ये तो जीटीए या वेयर हाउस कीपर के लिए है, और सी था सर्च एंड सीजर। करेक्ट है? यस सर। इन ए या सी में से कोई एक टिक होना चाहिए। ए टिक हुआ तो इंस्पेक्शन में कुछ लेके नहीं जा सकते, सी टिक हुआ तो सर्च एंड सीजर करेंगे, ए कुछ लेके जा सकते हैं। अब होगा क्या, जॉइंट कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव आया कि देयर इज ए जीएसटी टैक्स इवेजन, चाहे फेक इनवॉइस का केस हो या कोई और केस हो, तो ये जॉइंट कमिश्नर उस रीजन टू बिलीव को देख के ये डिसाइड करेगा कि इसका ए होना चाहिए या सी होना चाहिए। अगर वो ए डिसाइड करता है तो ऑब्वियसली आपके पास आईएनएस 01 में, अब जब वो, ये जो टिक किसको करना चाहिए, ए या सी किसको टिक करना चाहिए? जॉइंट कमिश्नर को, या जो उसके अपने लोअर ऑफिसर जिसको दिया उस वो टिक करेगा? जॉइंट कमिश्नर जॉइंट जीसी कमिश्नर करेगा। टिक करके देगा अपने लो रैंकिंग ऑफिसर को कि आप जाके इंस्पेक्शन कीजिए, या सी। यानी कि ये जो आईएनएस 01 जो साइन कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या चीज टिक करना है, क्या चीज स्ट्राइक ऑफ करना है। तो वो सारे स्टेप्स हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। अब ये रीजन टू बिलीव कहां से आएगा? तो ये सीबीडीटी, सब रजिस्ट्रार, रेरा, विच जस्टिफाइज इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ टैक्सेबल पर्सन या अदर पर्सन। इतना कुछ हमने आपके साथ किया भी था। आगे करते हैं। स्टेप 2, इफ द, ये जॉइंट कमिश्नर, वो जो हमने स्टेप बता ही दिया कि इंस्पेक्शन है या फिर इंस्पेक्ट सर्च है, वो उसको डिसाइड करना होगा। और हम लोग स्टेप 7 तक पहुंच गए थे। Under section 67(2) must be limited to goods liable for confiscation or documents, books of things that are secreted। और secreted का मतलब आपको ये भी बता दिया था कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फिजिकल स्टॉक में अगर डिफरेंस है तो उसको भी सीक्रेटेड माना जाएगा। अब सीजर ये सब है। चलिए, प्री कंडीशन टू एनी इंट्रूसिव एक्शन। मुझे एक बात बताइए, जब वो आपके यहाँ सर्च करने आएंगे, यानी कि आईएनएस सर्च करने आएंगे, टीम आती है, और वो टीम से आप सबसे पहले क्या डिमांड करेंगे? ऑथराइजेशन सर। आईएनएस 01। 01 आईएनएस 01 वो दे देंगे या दिखा के रख लेंगे अपने पास? दिखा के रख लेंगे। दिखा के रख लेंगे। और आप इसके फोटो अगर खींचना चाहें तो खींचने देंगे? नहीं देंगे, कॉन्फिडेंशियल बोलेंगे। कॉन्फिडेंशियल बोलेंगे। ओके, लेकिन हाँ, रवि नारायण जी और बाकी केसेस में भी तो ये फोटो, जैसे एक अंडमान में भी केस हुआ था, उसमें तो फोटो खींचा था और मुझे भेजा था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे एक केस में उन्होंने दिया था सर सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी दिया तो था ना? मेरे केस में नहीं दिए हाँ थे, हाँ, वो पूरा ट्रेल बोले दिया कि था, ट्रेल। कॉन्फिडेंशियल है, नहीं देना है, आपको दिखा सकते हैं, आप अच्छा, पढ़ अगर लीजिए बस। अगर ऐसा कहते हैं तो क्या बोल सकते हैं नहीं देंगे तो हम आपको नहीं करने देंगे, बोल सकते हैं वो बोल सर। सकते कॉपरेट नहीं हैं, करेंगे? बोल सकते हैं। सर उस समय नहीं देखे, पर बाद में जाने के बाद अपन मंगा सकते हैं। तो उसके फिर फायदा क्या होगा? सर बाद में वो प्रोसीडिंग जो है 67 की, बाद में एप्लीकेशन करके 67(10) में है ना कुछ ऐसा एप्लीकेशन, अगर कोई कमी हो तो रीजन टू बिलीव मांग सकते नहीं, हैं वो पीएस में। चेंज कर सकते हैं ना फिर बाद में, नहीं बराबर किया तो आपने। हाँ, अगर इसमें कोई गलती है, उसको पता लग जाए, बाद में ले जाके वो देंगे नहीं तो चेंज कर लेंगे, तो क्या फायदा हुआ? राजेश जी, क्या टेक है आपका? सर बिल्कुल देंगे, और मांगने का हमारा हक है, क्योंकि यह प्रोसीडिंग सीआरपीसी से गवर्न हो रही है, हम्म। इसलिए हर हाल में उनको देना है। हम्म। और आपका अधिकार है कि आप कहते हैं कि मैं सिंगल पीसी लाया हूं, तो ठीक है सर, आप फोटो कॉपी करके दें और कुछ सिग्नेचर करके दें, ओके। ओके। अटेस्ट मतलब।
नहीं देते तो कह दे कि भैया हम हाँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना अधिकार है। या हम लोग का अधिकार है। कहीं कोई सोर्स है इसका? सीआरपीसी सर, अच्छा। सीआरपीसी स्पष्ट कहती है भाई, जिसके पास जा रहे हो, सम्मन दे रहे हो, चाहे अरेस्ट वारंट लेके जा रहे हो, चाहे सर्च सीजर करने जा रहे हो, उसको पेपर तो दोगे। सर कैसे पता सीआरपीसी चलेगा में कि तुम ओरिजिनल कौन हो कि फर्जी हो? कौन सा सेक्शन, कौन सा प्रोविजन है सर इसमें? सीआरपीसी का लगता है ना, सीआरपीसी में सर्च सीजर का है पूरा प्रोसीजर। हाँ, सर्च वारंट का ना, जी वो पढ़ना पड़ेगा मतलब। जी। तो प्रैक्टिकली सर ये देते नहीं है वहां पे, इतने आप बोले। मानते नहीं है ना, आप लड़ते नहीं है। हाँ, लड़ते नहीं। नहीं, वो सीआरपीसी का जो बोला है ना, उसका रिलेवेंट टैक्स सबको होना चाहिए, हाथ पे हैंडी होना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है। इस वेबसाइट में taxbyKK.com में जो जो एक्ट इसमें हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसमें सर्च search warrant. When search warrant may be issued, search of place suspected to contain stolen property, forged documents, etc. Power to declare certain publication forfeited and to issue search warrants for the same. Application to High Court to set aside declaration of forfeiture. Search for persons wrongly confined. Power to compel restoration of abducted females. General provisions relating to searches, direction, etc. of search warrant, person in charge of closed place to allow search, disposal of things found in search beyond jurisdiction, power of police officer to seize certain property, magistrate may direct search in his presence, power to impound document, etc. produce, reciprocal arrangements regarding process. तो सेक्शन 90 कौन सा है? 93 है ना, ये वाला क्या लिखा हुआ है? Any court has reason to believe that a person to whom summons order and this it will not or would not produce the document or thing as required by such summon or requisition. बस ये यहाँ भी है, समन इशू करने के बाद आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो वो रेड करने आ सकते हैं। Where such document is known to the court in the possession of any person where the court considers that the purpose of any trial नहीं है कि वो देगा सर्च वारंट। कहाँ पढ़े बख्शेटी जी? 165। सीपीसी 139 और 165 दोनों देख लीजिए सर। हाँ सर। वहां पे कॉपी लिखा था। एक्ट भेजू क्या सर? सर्च बाय पुलिस ऑफिसर 100 and 165 लिखा हुआ सर। कहाँ लिखा हुआ है? सीआरपीसी में 165। सर कॉपी कॉपी लिखे ना, कॉपी ऑफ सर्च। सर इसका 5th क्लोज देखना एक बार। नहीं, ये तो पंचनामा टाइप का कुछ है। और 139 देखूं? 159। 159 सर कॉपी लिखे ना, कॉपी लिखिए खाली, कॉपी सर्च में कॉपी। कितने आए सर? 25 मिले मैचेस। कहीं लिखा हुआ नहीं है सर एकदम नेचुरल थ्योरी है। आप मेरे घर में आ रहे हो, आप मुझे कॉपी नहीं दोगे, हम चैलेंज कैसे करेंगे? ठीक बात है, नहीं वो तो समझ गए, इन पता। ये बैकिंग होना चाहिए लॉ से, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं ऐसा। हाँ, ये नहीं, फिर लॉ में अगर सब कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन अगर कोर्ट का कोई जजमेंट है। सर 91 सेक्शन 91 में लिखा हुआ है द कोर्ट प्रोवाइड देम द स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड प्रोसीडर फॉर सर्च एंड सीजर अंडर सीआरपीसी। ये समन है 91 में सर। यहाँ का समन देखिए, लिखा है डिजायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर सच कोर्ट में इशू समन्स। मैंने किसी लॉयर से पूछा, भैया कोई आपके यहाँ केस पेंडिंग नहीं है, जनरल टॉक के लिए कोर्ट आपको एक समन इशू कर देता, पॉसिबल है?
नो, नहीं पॉसिबल है। तो वही केस यहाँ भी है, केस कोई पेंडिंग है कोर्ट के पास तभी समन इशू होता है। ये तो सर इनके पास टाइम नहीं है। किसी केस में आपकी गवाही की जरूरत है और आप उसके स्पेशल व्यक्ति हैं, तो हाँ कोर्ट जारी करेगा समन। देखो करेक्ट। कोर्ट के पास इतना फालतू समय थोड़ी है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट के पास कहाँ से आया ये समय? चलिए, तो प्री कंडीशन टू एनी इंट्रूसिव एक्शन, inspection इसको छोड़ते हैं। रीजन टू बिलीव मस्ट बी अबाउट कंट्रावेंशन लिस्टेड इन सेक्शन 67 दैट अप्लाई टू टैक्सेबल पर्सन, सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई, suppress stock of goods, claim input tax credit in excess of entitlement, indulge in contravention to evade payment of tax। अब मुझे एक बात बताइए, suppressed any transaction of supply क्या हो सकता है इसमें? एग्जाम्पल, इनवॉइस नहीं करने का सर, विदाउट इशूइंग ए इनवॉइस, विदाउट इनवॉइस, ओके, वैल्यू उसको सप्रेस करने का। गुड्स तो बेच रहे हैं बट मैं इनवॉइस नहीं जारी कर रहा। जैसे हमने एक डिश टीवी का किया था, कॉर्पोरेट गारंटी मान लीजिए है 5,000 करोड़ का, और हमने जो टैक्स दिया है वो सिर्फ 1 लाख रुपए पे दिया है। हाँ, इसका कंसिडरेशन अगर 1% भी लेंगे तो ये बनता है 50 करोड़, हाँ, लेकिन टैक्स किस पे दिया है? 1 लाख पे 18%, 18,000, और 50 करोड़ का 18% दे लीजिए। तो क्या ये कह सकते हैं दिस इज सप्रेस इन ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई? ये मान सकते हैं, लेकिन हमको उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। सर सबसे पहली तो हमको ये देखना है कि ये जो चीजें हैं ये क्या सप्लाई में आती है या नहीं आती है। मतलब मोटा मोटी अगर ये पहले पहले तो वो ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई को सप्रेस मान के ये लोग को आगे बढ़ सकते, फिर हम लोग को आगे करना है काम नहीं काज। नहीं 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 नहीं, कैसे मान सकते हैं? वो तो डिक्लेयर है ना। नहीं, क्लियर इसी तो तो है, लेकिन जो इन्होंने इसमें क्या हो गया है ये कि जो इनकी अंतर है मिसअंडरस्टैंडिंग हो यहाँ गई थी पर, यहाँ वहां पे पे। वैल्यू का अंतर हो सकता है, लेकिन सप्रेस ऑफ सप्लाई कैसे है? हाँ, नहीं, वैल्यू को सप्रेस करना सप्रेस ऑफ सप्लाई नहीं है। सर ये हाँ, तो मैंने डिक्लेयर कर रखा है रिटर्न में ना। और पूरे जीएसटी लॉ में कहाँ लिखा है कि 10 लाख की चीज को आप 1 लाख में नहीं बेच सकते? बराबर है, हाँ 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 हाँ। बराबर बराबर। तो हम इसको सप्रेस कैसे मान सकते हैं? लेकिन रूल 28 तो कहता है कि अगर आप कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं करते हैं और विदाउट कंसिडरेशन देते हैं तो ओपन मार्केट वैल्यू। सर मैंने तो यहाँ डिटरमाइन कर रखा है ना 1 लाख। नहीं, ओपन मार्केट वैल्यू मान लीजिए 50 करोड़ है और सर आपने ओपन मार्केट वैल्यू तो दो ही जगह लग सकता है ना, हाँ, जब वो शेड्यूल 1 के 4 कंडीशंस में आ रहे हैं। शेड्यूल 1 में आ रहा है ये, शेड्यूल 1 में कैसे आ रहा है? क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी सर को। ये सप्लाई नहीं है, इसको हम लोगों ने सप्लाई मान ली है। हाँ, लेकिन कंपनी जब 1 लाख रुपए पे दे रही है तो सप्लाई मान नहीं, के। वो मेरे हिसाब से वो शुरू से गलत है। कारण ये है, ठीक ठीक ठीक, एक एक मिनट राजेश जी, उस पे नहीं जाते हैं कॉर्पोरेट गारंटी। मैं एक जो पॉइंट पूछना चाह रहा हूं कि सप्रेस एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जहां पर आप कहते हैं कि इट इज नॉट ए सप्लाई, और सप्लाई है तो एज पर रूल 28 हमने इसको वैल्यूएशन किया हुआ है, तो जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा उसको सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई मानेंगे, या जहां क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व होगा उसको मानेंगे? मतलब मूड क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होना चाहिए सर। तो ये डिटरमाइन किस लेवल पे होगा? डिपार्टमेंट लेवल पे होगा, हमारे लेवल पे? हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, डिपार्टमेंट कहता है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तब इसी पे देखिए सर यहाँ पे सप्रेशन का मतलब क्या है, पहले अपने को ये समझना पड़ेगा। और बताइए। सप्रेशन क्या है वो 74 में लिख रखा है उसने। सर ये चलिए पॉइंट सप्रेशन अपना, पढ़े क्या फिर? ये हाँ नोट सर, नहीं नहीं सर, ये नोट रखिए, वो अपने सर जो आने वाले हैं उनसे पूछने वाले हैं हम लोग। रुकिए मुझे लिखने दीजिए। सर कल मेरे केस में यही था ना सर, मैंने यही कंटेंट किया है। जो पैसे क्या? मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, मेरे क्लिप रिप्लाई में वही लिखा है ना सर। क्या जो जो लिखा? मेरे अकाउंट में पैसे आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, वो सप्लाई में नहीं आएगा बोल के। क्या केस था एक बार याद दिलाइए। बैंक क्रेडिट कल वाला सर, मैंने मेल किया था, बैंक ट्रांजेक्शंस क्रेडिट वाला। इन्वेस्टिगेशन।
पूरा मान लिया था, वो बैंक का क्रेडिट मान लिया था ना, फिर उन्होंने बोला था कि हमको सब कुछ देने का एंट्री। टर्नओवर ही बोल रहे थे उसको। ये रहा, for the purposes of this act, the expression suppression shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, जो declare किया हुआ है, statement, report or any other document furnished under this act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer. तो ये सप्रेशन कैसे हुआ? मैंने अगर सर मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि सप्रेशन हो ही नहीं सकता। सप्रेशन यहीं तक मतलब हमको डिक्लेयर करना है। मतलब ये है कि मैंने कोई चीज ट्रांजेक्शन 3B में शो कर दी है, अपनी GSTR इंफॉर्मेशन में शो कर अपनी दी है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो चुकी है, तो अपनी इंफॉर्मेशन को वही उनको मतलब डाटा बना के 74 में क्लच लिस्ट में नहीं ले सकते हमको। हम्म हम्म अपना या कोई इनलिस्ट ऐसे का ऑडिट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है में जिसको डिस्क्लोजर रिटर्न होता में है। नहीं भेज में लिख रहा हूँ, तो दैट इज द सप्रेशन। नहीं तो सप्रेशन नहीं है। और सप्रेशन को बस यहीं तक पढ़ना है जहां तक ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। मतलब कंसीलमेंट होता है ना कोई चीज का, उसी को सप्रेशन बोले जाएंगे। इन्होंने डिस्क्लोजर दे दिया है, तो डिस्क्लोजर एज पर कंपनीज एक्ट में जो डिस्क्लोजर आते हैं सब अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से, हम जो डिस्क्लोज कर देते तो उसको सप्रेशन नहीं माना जाएगा, वो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाएगा। अच्छा, अब डिपार्टमेंट ये पूछ रहा है कि मुझे टोटल कॉर्पोरेट गारंटी का अमाउंट बताओ, हम्म। वो हम लोग नहीं बता रहे। तो वो इंफॉर्मेशन जो है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू आस्क दैट, because फेलियर टू only फर्निश, those things which are to be taken as a supply, that can only can be asked. अच्छा, फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर, एनी इंफॉर्मेशन ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर इन राइटिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर। हाँ, ये अपने को थोड़ा। सर यहाँ जो ये लाइन लिख रहा है ना, बाय द प्रॉपर ऑफिसर्स, हम्म तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो पहले 74 में आ पाता है कि नहीं आ पाता है। इंटेलिजेंस क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन 74 का है, ये हर जगह नहीं लग सकता। नहीं, सेक्शन 67 में तो ये लाइन लिखी हुई है ना, रुक जाइए। If taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods, एंड सर्विस, बस यही तक है यार, ये यही तक है। सप्रेस कैसे है? जब मैंने बिल मैंने दिया 1 लाख के सामान को 1 रुपए का, तो सप्रेस कहां से है? नहीं, वो सप्रेशन का मीनिंग तो आ गया ना, अच्छा देखिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 2 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन। अब ये जो एनी गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन 130 में है ना, 130, रुक जाइए। 130 में है, ऐसे गुड्स जो आपने रखे हुए हैं विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये पढ़ते हैं। सप्लाईज और रिसीव्स एनी गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विथ इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स, या does not इसको अगर, account for any goods। सर जो पहला वाली लाइन है, हम्म ये पहले उसको हम समझते हैं। वो कह रहा है कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स। सपोज करिए मैंने जर्दा पान मसाला मैंने ले आया और मैंने उसको ऐसी जगह रखा है जो हमारे डिक्लेरेशन में नहीं है, यानी हमारा गोडाउन डिक्लेयर नहीं है, हमारा बिजनेस प्लेस डिक्लेयर नहीं है, और विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि मैं उसको ऐसे बेच दूंगा। तो ये चीज तो आगे 130 में, ठीक। लेकिन मैंने गोडाउन डिक्लेरेशन नहीं किया, मैंने अभी गोडाउन लिया है, रेंट एग्रीमेंट मेरा हो चुका है, मैंने अपने एडवोकेट सीईओ को दे दिया, भैया मेरा डिक्लेयर कर दो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के साथ है माल। तो ये कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट क्या हुआ कि मैंने 15 दिन का मुझे टाइम है गोडाउन को डिक्लेयर करने का, आप दूसरे दिन आ गए। ठीक बात। आप तो यही लगाओगे ना, हाँ हाँ, फैक्ट कुछ और है। करेक्ट, ठीक है।
अब इसको एक बार कॉर्पोरेट गारंटी से रिलेट करें कि कॉर्पोरेट गारंटी का टोटल अमाउंट मान लीजिए 5,000 करोड़ है। सर 5,000 करोड़ जो है क्या बैलेंस शीट में डिक्लेयर है ना? नहीं, इंड एस के हिसाब से इन्होंने कुछ इनकम डिक्लेयर किया मान लीजिए 100 करोड़, लेकिन जीएसटी दिया 1 लाख रुपए पे, और डिपार्टमेंट ये 5,000 करोड़ रुपया कितने रुपए का कॉर्पोरेट गारंटी दिया वो मांग रहा है। ये अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास, ये भी अवेलेबल, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। सर तो कारपोरेट सर गारंटी कितने का दिया, ये कहीं तो दिया होगा बैंक को। सर 1 मिनट अमित, सर सर इनको इनको अगर ज्यादा अमाउंट है तो पूरा का पूरा एज पर इंड एस तो डिस्क्लोज करना ही था। इन्होंने डिस्क्लोजर बराबर नहीं किया, ऐसा हो सकता है ना अमित जी? नहीं हमें नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ जो भी डिस्क्लोजर है, हर लोन के साथ में नोट्स में ये आता है कि दिस लोन इज कवर्ड बाय कॉर्पोरेट गारंटी गिवन बाय होल्डिंग कंपनी। मतलब जैसे जिस जिस बैलेंस शीट में जितनी आउटस्टैंडिंग लोन रहता है, मान लो आरबीएल बैंक से 100 करोड़ है, एक्सिस से 200 करोड़ है, तो उसमें आउटस्टैंडिंग अगर 50 करोड़ है तो 50 करोड़ के नोट्स के आगे आता है कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ समथिंग समथिंग, और उसके बाद नीचे दूसरे लाइन पे आता है कि दिस इज ऑल्सो सिक्योर्ड बाय कॉर्पोरेट गारंटी बाय होल्डिंग कंपनी। उसमें अमाउंट लिख के नहीं आता है। अच्छा, मैं एग्जाम्पल के रूप में पूछता हूँ अमित, लोन टोटल liability 10,000 करोड़ है, हम्म और इसमें इसका नोट्स में लिख दिया कि कैसे लिखते हो इस, मतलब 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़ का कॉर्पोरेट गारंटी, तो फिर कैसे लिखते हो इसको? नहीं नहीं, जैसे 10,000 करोड़ का लोन है, मान लीजिए आज की डेट में आउटस्टैंडिंग 10,000 ही करोड़ है, हाँ तो उसमें लिखते हैं कि भाई ये सिक्योरिटी का एक्चुअली डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि कैसे सिक्योर्ड है। अच्छा तो सिक्योरिटी में आता है कि भाई ये सिक्योर्ड है हाइपोथिकेशन से, या फिर हाइपोथिकेशन ऑफ सेट ऑफ बॉक्स है। फिर सेकंड लाइन में आएगा कि इज इज ऑल्सो सिक्योर्ड बाय कॉर्पोरेट गारंटी गिवन बाय होल्डिंग कंपनी। थर्ड में मान लो हमने और भी कुछ दे रखा है तो वो पॉइंट आएगा। वो हर लोन के अगेंस्ट आता है, मतलब डिस्क्लोजर जो है सिक्योर्ड लोन का, सिक्योरिटी का डिस्क्लोजर होता है कि कैसे सिक्योर्ड तो है। अमाउंट नहीं डिस्क्लोज होता उसमें? नहीं, लोन का जो अमाउंट होता है ना, क्योंकि देखिए जब तक गारंटी इन्वोक नहीं हो रहा तब तक वो जिंदा नहीं है, तो हाँ उसमें वो सिर्फ तो ये ठीक लिखते है। हैं कि हाँ, तो इसमें सिर्फ ये लिखते हैं कि सिक्योर्ड है, वो होल्डिंग कंपनी ने गारंटी दे रखा है इसके लिए। और कितना सिक्योरिटी दिया वो नहीं लिखने की जरूरत है? नहीं। ओके। नहीं, उस टाइम पे डिस्क्लोजर दिखाया था सर आपने हाँ इंडिया, हाँ, तो वो वो इंडिया डिस्क्लोजर दिखाया था, उसमें तो अमाउंट था। नहीं, वो वो अमाउंट लोन का लोन नहीं था। लोन का अमाउंट होता है, वो लोन का। मान हाँ लीजिए कि सब, मान लीजिए लोन डिफॉल्ट हुआ मेरी हाँ सब्सिडरी कंपनी का, हम्म जैसे ही डिफॉल्ट होगा उसके बाद इन्वोक होता है ना गारंटी, हम्म। तब तक तो लोन का ही अमाउंट आता रहता है कि इतना लोन आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर में ब्रैकेट में आता है प्रीवियस ईयर में इतना आउटस्टैंडिंग था, और इसकी सिक्योरिटी ये है, एक्स है, इसकी सिक्योरिटी ये है। मान लीजिए मेरे एमडी ने गारंटी दे रखी है, तो वो भी आता है कि इट इज ऑल्सो सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सर होल्डिंग के नोट्स में कहीं नहीं जाता डिस्क्लोजर इसका? नहीं नहीं, होल्डिंग के नोट्स में तो आता ही है, सब्सिडरी का तो कैरी हो जाता है ना नोट्स पूरा होल्डिंग में। नहीं, होल्डिंग के नोट्स में कि इतनी कॉर्पोरेट गारंटी दी हुई है, यानी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं 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 होगा? नहीं, वैसा वैसा डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिक्योरिटी का है आई कि भाई थिंक सिक्योर्ड कैसे। टोटल जो गारंटी दी है उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं महेश जी, जब आप बोलते हैं डिस्क्लोजर होना चाहिए तो फिर सोर्स बताइए। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाना पड़ता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी तो सर ये फॉर्मेट ही कहता है, जो कंपनी एक्ट में है बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही कहता है कि डिस्क्लोज करना चाहिए। ये दिखाना ही पड़ेगा ये तो। नहीं अच्छा, नहीं, डिस्क्लोज तो करते ही हैं, लेकिन कंटिंजेंट कंटिंजेंट कैसे हो जाएगा? मतलब कंटिंजेंट के लिए भी तो सर वो, कंटिंजेंट तभी होगा ना अमित जी, जब आप ये लायबिलिटी इन्वोक होगी, जब गारंटी इन्वोक होगी हाँ तब वही तो contingent कंटिंजेंट ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब बिना डिफॉल्ट, उसमें भी टाइम होता है कि अगर डिफॉल्ट नहीं हो नहीं गया लोन का तो सर, 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो नहीं बिल्कुल, पे करता है तब इन्वोक होती है गारंटी। इसीलिए तो बिलो द बैलेंस शीट उसको शो करना जरूरी होता है कि कम से कम जो भी रीडर है इनके स्टेटमेंट का उनको पता हो कि ये नहीं नहीं, गारंटी है। आप कोई ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखना, किसी भी ऐसी कोई अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल मिला, इंड एस में ये रिक्वायरमेंट है कि अगर लोन सिक्योर्ड है तो सिक्योरिटी की डिटेल आती है।
सोर्स बता दीजिए जितेंद्र जी और महेश जी, सोर्स बता दीजिए कहाँ ये लिखा हुआ है, ताकि फिर वो कहीं आपने पढ़ा हो, कहीं देखा हो तो बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अब हम लोग का, ये जो सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई, इट इज ओनली बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, करेक्ट है ना? क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं हो सकता। सप्रेस स्टॉक ऑफ गुड्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फिजिकल स्टॉक का अगर वेरिफिकेशन करता है, उसमें अगर कुछ मिलता है तो वो सप्रेशन माना जाएगा। लेकिन एक खास बात इसमें देखिए, जो 130 में लिखा हुआ है कि विथ इंटेंट टू इवेट टैक्स, ये कैसे प्रूव होगा? अगर डिपार्टमेंट सर इसको कोई कैसे प्रूव डॉक्यूमेंट करेगा? नहीं है उसके, हाँ जी। मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, हाँ और जो वहां गोडाउन में जो बिल मुझे मिले, हाँ जो अनरजिस्टर्ड गोडाउन है, हाँ, उसमें सिर्फ मेरे नाम से बिल है, ना कि मेरे जीएसटी नंबर से है। ठीक है। दैट इज द कार्ड इंटेंट टू इवेड ऑफ टैक्स। सही है। ठीक है, करेक्ट। अगर जीएसटीएन पे है, तो दैट इज नॉट टू इंटेंड ऑफ इवेड टू टैक्स। ठीक है। यहां पर सिर्फ डिक्लेरेशन फैक्ट नहीं कर पाया, गोडाउन को डिक्लेयर करना था, या कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट था। यहाँ इंटेंट टू इवेड टैक्स लागू नहीं होगा। ठीक बात। गोडाउन न डिक्लेयर करने की जो पेनल्टी होगी वो लागू होगी। ठीक बात। क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ एंटाइटलमेंट, तो 2B वर्सेस 3B के कारण क्या रेड हो सकती है? नो। फेक क्रेडिट के कारण? हाँ, यस। तो किसी किसी केस में 2B वर्सेस 3B का भी डिफरेंस हाईलाइट करके बोल रहा है कि भैया समन इशू कर दिया 2B वर्सेस 3B के कारण, पॉसिबल है? सर वो तो गलत कर रहे हैं। और ऐसे देखें तो पूरे इंडिया में 17, 18, 18, 19, 19, 20 में तो रेड हो जानी चाहिए। हाँ। इंडल्ज इन कंट्रावेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स, इसका बताइए। दो दो ई वे बिल जनरेट कर रहा है। सर सेम नंबर पे कभी भी दो ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकते। ठीक बात है, चलिए। While allegation made later in notice may vary but cannot be used to raise demands in respect of matters that are not traceable to the above contravention. This is to avoid full-scale audit being conducted after securing authorization for one or other contravention involving evasion of tax. अच्छा, While allegations made later, मतलब ये रेड हो गई, पंचनामा बन गया, उसके बाद वो उस पंचनामा के बेसिस पे, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पे वो शोकॉज नोटिस बना रहे थे। अब शोकॉज नोटिस बनाते वक्त उसको लगता है कि नहीं नहीं, कुछ और भी मैटर है जिस पे टैक्स नहीं दिया गया है, तो क्या वो शोकॉज नोटिस में वो मैटर लिख सकता है अदर देन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट? तो ये कह रहा है कि नहीं कर सकता। दिस इज टू अवॉइड फुल स्केल ऑडिट बीइंग कंडक्टेड आफ्टर सिक्योरिंग ऑथराइजेशन फॉर वन और अदर कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग इवोजन ऑफ टैक्स। सर हमें एक चीज समझनी होगी कि ऑडिट क्यों जरूरी है, और सर्च और इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है। जब तक हम इसको अंतर नहीं करेंगे, तब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकता। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी ने कोई कंप्लेन कर दी मुख्यमंत्री पोर्टल पे, अच्छा, कि फलाने जो है विदाउट इनकी बिक्री बहुत ज्यादा है, इनकी हाँ, आउटवर्ड सप्लाई बहुत ज्यादा है, और ये दिन भर गुड्स बेचते हैं और कोई बिल नहीं काटते। हाँ, ओके, उस बेसिस पे उसके यहाँ क्या हुआ कि सर्च हो गई। हाँ, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहाँ ये रीजन टू बिलीव हाँ, बनता है कि रीजन टू किसी बिलीव नहीं है। कंप्लेन पर आप दौड़े हुए चले आए? ठीक बात है। और यही हो रहा है। 67 का मतलब ये हो गया, जब आपके पास रीजन टू बिलीव है कि यह तो गुड्स तो नहीं लेते, केवल बिल लेते।
ठीक, या ये गुड्स तो बेचते हैं लेकिन बिना बिल के बेचते हैं, या इनका बैंक में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है और जो रिटर्न में दिखा रहे हैं वो बहुत कम है। अगर ऐसे कुछ केसेस हैं, यहाँ कंफर्म रीजन टू बिलीव है, तो आपकी जांच होगी। ठीक बात है। ठीक, अब मेरा 3B में ज्यादा है, 2A में कम आ रहा है, या 2A में ज्यादा है 3B में कम आ रहा है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, इसके लिए प्रॉपर अफसर बैठा हुआ है। ठीक बात है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो कह रहा है कि जितना इन्वेस्टिगेशन में मिला उसी के बेसिस पे शो कॉज नोटिस बनाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब हम 35(6) को देखते हैं, वहां वो लिखता है कि हर साल का 73 और 74 होगा, हर साल का 73 और 74 की नोटिस देंगे 35(6) में। 35(6) में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? शायद है। अहं, है हर साल 73 74 देंगे, मैंडेटरी है। नहीं, जब नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। फिर? कहने का मतलब ये है कि जब वहां पे लिखा है कि जिस दिन आपके यहाँ गुड्स ज्यादा मिला या कम मिला, तो बस वहीं तक आप सीमित हैं। ये नहीं हो सकते कि 17-18 में 10% प्लस करके आपका प्रॉफिट मार्जिन ये आ रहा है, इसके बाद ये आवाज चली गई आपकी। हाँ, कि हर साल आप प्लस नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ रेड हो रही है, तो आप हमारे यहाँ जितना एक्सेस हुआ उसमें 74 की मतलब उस पर कार्रवाई करेंगे। जितना कम मिला उसके लिए आप एजुकेटिंग अफसर को लिख देंगे, जितना इनके यहाँ शॉर्ट पेमेंट है उसकी कार्रवाई वो करेगा। बस यहीं तक सीमित है। ये क्या लिखा हुआ? सब्जेक्ट टू दिस वेयर द रजिस्टर्ड मतलब 17(5)H ब्लॉक क्रेडिट को छोड़कर डिस्पोज ऑफ है, सड़ गया, जल गया, एच कुछ अलग है। गिफ्ट दे दिया। अच्छा ठीक है। The registered person fails to account for the goods or services both in accordance with this, the proper officer determine the amount of tax payable on the goods that are not accounted for as if such goods or services had been supplied। अच्छा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं मिलेगा उसको मान लिया जाएगा सप्लाई हुआ और उस पर टैक्स मांग देगा। बस वो वहीं तक वो सीमित है। मात्र ये नहीं कह सकते कि 17-18 में प्लस इतना करके मार्जिन बेसिस पे इतना आ गया, 18-19 में उतना प्लस कर लिया ओपनिंग में, अब इतना आपका कम हो गया, वो नहीं देख सकते, वो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्टॉक में डिफरेंसेस है तो गुड्स लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, ये सब का हम लोग प्ली ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने ये कर दिया तो आप क्या करेगा, परचेज के कॉस्ट पे जो आपका रेट ऑफ टैक्स होगा वो आपसे वापस करवा लेगा। अच्छा, फिर क्रेडिट रिवर्सल करवाएगा। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ 74 नहीं अट्रैक्ट होगा तब। चलिए, ये नई जानकारी मिली। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो हमने अभी लिखा है, अगर इन्वेस्टिगेशन एक लिमिटेड एक्सरसाइज है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑडिट पॉसिबल है या नहीं? सर कहीं रोक नहीं है। कहीं रोक नहीं, मतलब पॉसिबल है, क्योंकि अगर पैराग्राफ ट्रू है कि इन्वेस्टिगेशन में जो मिला उसी का वो नोटिस भेजेगा, तो फुल बस वहीं तक सीमित है, यही मैं कह रहा हूं। ठीक बात। किसी का और कोई ओपिनियन? सर एक ना रीजन टू बिलीव है, एक रीजन टू बिलीव, तो सर उसमें सर ये बोलता है इंडल्ज इन कॉन्ट्रावेशन टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें सर स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा कौन सी कॉन्ट्रावेशन है, कि ऐसे टक में लगा देंगे? वो तो जब आप रीजन टू बिलीव मांगेंगे तब वो देगा। INS 01 में तो लिखा नहीं रहेगा रीजन टू बिलीव। हाँ ठीक है ठीक है। A close review of the ingredients in each of the instances reveals the onerous task on Joint Commissioner to give careful consideration to the facts and suspicion presented before issuing authorization to reach a conclusion that invoking powers under section 67 is justified.
Mere possibility that evasion may be involved without material facts taken on record does not provide sufficient basis for grant of authorization. Jurisprudence is well developed in the context of other laws such as income tax, custom and sales to state that suspicion is not sufficient to warrant inspection or search. Authorization cannot be granted without reasons to believe that fall within those listed in the statute. Authorization granted must be based on material taken on record. File must contain notes as the nature of examination, deliberation carried out, and the satisfaction reached that forms the reasons to believe that except by undertaking this exercise alone, which is justified and warranted, no other proceeding under the law will be equally efficacious in the facts and circumstances of the case. इसका मतलब रीजन टू बिलीव अगर 3 लाइन लिख देता है और उस तो वो रीजन टू बिलीव सिर्फ 3 लाइन लिखने से नहीं होगा. रीजन टू बिलीव में आपने क्या क्या सोचा, व्हाट वाज योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड टू जस्टिफाई ईदर क्लॉज 1 सेक्शन 67 क्लॉज 1 और 2. करेक्ट है? Preparations prior to inspection. Is it owing to significant scope available and inherent urgency involved in these proceedings? It is possible that actions by proper officer and authorized officer are open to be called in question on the ground of administrative excess. Personal search of officers be permitted before inspection. Acknowledgement of party on they be collected and retained on file. यहां भी नहीं लिख रहा है कि देगा या नहीं देगा. एक्नॉलेजमेंट बोले तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब तो ये होता है सर कि उसको कॉपी देना है. एक्नॉलेज का मतलब वही होता है, कॉपी देना है अपने को. एक्नॉलेजमेंट को सर आप सोचिए कि आप एक डाक रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं. हाँ और ऊपर एक एक्नॉलेजमेंट की कॉपी लगाते थे, याद है? हाँ हाँ. और वो जब उसको रिसीव हो जाता था तो उस पर स्वीकृति पत्र, उसी पे कुछ 4 लाइनें लिख के वो आपको वापस करता था डाक. हाँ दैट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पार्टी. ठीक बात है, ठीक बात. इसलिए जिनेश जी जो कह रहे हैं एक्नॉलेजमेंट तभी होगा जब वो देगा. ठीक बात. करेक्ट करेक्ट. सर यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ ये तो जो पार्टी आती है वो टैक्स पेयर से साइन कराए INS-1 पे, ठीक है. और उसको अपनी फाइल में मतलब अपने डॉक्यूमेंटेड करे, उसकी बात कर रहे हैं ये. हाँ NS-01 एक कॉपी देंगे, एक कॉपी में साइन करवाएंगे. जी जी जी. ठीक है. नहीं सर, वो दूसरा कौन सा क्या क्या पॉइंट है सर उसमें? एक्नॉलेजमेंट के बाद उसका 2-3 पॉइंट है. लेडी ऑफिसर, विटनेस, स्पॉट रिकवरी नॉट पॉसिबल, वीडियोग्राफी टू बी कंसिडर्ड वगैरह. ये स्पॉट रिकवरी नॉट पॉसिबल है. यहाँ पे जो विटनेस की जो बात आ रही है, कोई ऑफिसर्स किसी और को ऐसे बुला के साइन नहीं करवा सकता. ठीक है. वो उस लोकेलिटी के हो और प्रतिष्ठित लोग हों. ठीक बात. ये नहीं कि 20-20 रुपए दिया बेटा दारू पी लो, यहाँ के साइन कर देना. सम्मानीय. वो नहीं हो सकता. हाँ हाँ. और सर उसमें लिखा है उस वाले में कि अगर उस गांव से ना हो तो उससे अगल बगल वाले एरिया से हो. ठीक है, लेकिन वो प्रतिष्ठित लोग हो, जानते हो. हाँ, प्रतिष्ठित लोग. ऐसे कौन से लोग हैं मोहल्ले में जो न जानते? तो मिल जाते हैं ऐसे लोग. हाँ मिल जाते हैं सर, अगल बगल के दुकानदार को बुला लेते हैं ना. और डरा के बुलाते हैं या प्यार से बुलाते हैं? नहीं, अपने अपने कोई बोलने को बोलते हैं, आप बुला लो. नहीं, उन्हीं को कह देते हैं आप बुला लो जो परिचित हो आप. अच्छा. वारंट सर्च हुआ मैं उसको. आपके अनुसार, मैं जैसा है आपसे अलग कोई काम नहीं कर रहा हूँ. वो हाँ, वो देखने तो की बुलाएगा ही जबरदस्ती बेचारा. नहीं है. वो तो बुलाएगा ही, टैक्स पेयर तो डरा हुआ है. हाँ हाँ बस. लेकिन वो इंडिपेंडेंट है. पहले शुरू में जो कार्रवाइयां हो रही थी उसमें क्या कर रहे थे, अपने ही ड्राइवर और चपरासी साइन करवा लेते थे. हाँ 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 हाँ. तो वो इंडिपेंडेंट कहाँ हुए? ठीक बात. वो तो अधिकारी के ही अंदर हो गए. चलिए आज यहीं तक करते हैं. पेज नंबर याद रखिएगा, 35 से शुरू करना हो. अब कुछ
सर क्वेरीज ले लेते हैं। इंस्ट्रक्शन जो आया है ना, वो उसमें उसमें भी कुछ लिखा होगा इसके बारे में, INS 1 को नहीं नहीं, कैसे। वो इंस्ट्रक्शन ये सब तो हमने पढ़ा ही हुआ है। अच्छा, ये सर्च एंड सीजर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े हुए हैं। आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो यूट्यूब पे अपना। हाँ मिलेगा ना। ठीक है, ओके। कब मिले सर, कल। जिनेश जी, लग रहा है आपकी स्टडी में कुछ कमजोरी हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल अब मानता आप हूँ। भूलते जा रहे हैं बादाम सफेद वाले, अरे मैं तो मामरा। मामरो खाता हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। कैसे काम चलेगा सर, मामरा खाना पड़ेगा। हम्म।